हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड वेलकम टू क्रिकशाला। इस वीडियो में हम उस टॉपिक बात करने वाले हैं जो कई लोगों के जहन में कुछ समय से आ जरूर रहा होगा। दबी दबी आवाजों में लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, तो चलिए क्यों ना इसे सामने ले आया जाए। ये टॉपिक है ऋषभ पंत का। ये वही ऋषभ पंत हैं जिनको करीब 1-1.5 साल पहले तक लोग इंडियन टीम के आसपास भी नहीं देखना चाहते थे। ये वही ऋषभ पंत हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ना तो इनमें टैलेंट है ना टेम्परमेंट है और ये टीम इंडिया के ऊपर एक बोझ बन गए हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्या वो क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड था, और आज जो ऋषभ पंत को इतनी तारीफें मिल रही हैं, आज हर कोई इंडियन क्रिकेट का जो फैन है वो ऋषभ पंत का फैन बना हुआ है, तो क्या वो भी जस्टिफाइड है? तो चलिए शुरू करते हैं। जब इंडिया 2019 के वर्ल्ड कप में गया तो ऋषभ पंत उस टीम का पार्ट नहीं थे। लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि ऋषभ पंत उस टीम का पार्ट क्यों नहीं है। पर खैर, जब एक के बाद एक 2-3 प्लेयर्स को इंजरी होती गई तो मिड टूर्नामेंट ऋषभ पंत को बुलाया गया और क्रूशियल मैचेस में ऋषभ पंत को खेलने का भी मौका मिल गया। पर यहीं से ऋषभ पंत का बुरा दौर आना शुरू होना था, और बुरा दौर क्रिकेटिंग टर्म्स में नहीं बल्कि उसके बाहर। मैं बताता हूं कैसे। जो मैच इंडिया वर्ल्ड कप में हारा और बाहर हुआ वो था न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल। उस मैच में इंडिया का टॉप ऑर्डर जब धाराशायी हो गया था तो एक अनटेस्टेड सा मिडिल ऑर्डर था जिसे वो दारोमदार था कि वो आखिरी तक खेल कर आए। रविंद्र जडेजा और एम एस धोनी इंडिया को बहुत क्लोज ले गए थे, पर उससे पहले हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के ऊपर वो जिम्मेदारी थी कि वो उस स्टेज तक ले जाए जहां से रविंद्र जडेजा और एम एस धोनी अटैक कर पाए। सैडली ऋषभ पंत उस जिम्मेदारी पे खरे नहीं उतर पाए थे और एक बहुत ही रैश शॉट खेल के उस सिचुएशन में बाहर हुए थे। अब यहां ये याद रखना जरूरी है कि ऋषभ पंत सिर्फ एक 21 साल के यंगस्टर थे उस समय। वो मैच्योरिटी नहीं दिखा पाए जो शायद एक स्टैब्लिश्ड प्लेयर दिखा पाता। पर ऋषभ पंत के टैलेंट पर कोई सवाल नहीं था। बस उस वर्ल्ड कप के बाद आई इंडिया की होम सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और फिर होम सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उस हर सीरीज में ऋषभ पंत के ऊपर यह बर्डन था कि लोगों को रॉन्ग प्रूव करके दिखाएं अपने टैलेंट और टेम्परामेंट के बारे में। पर उस बर्डन के तले ऋषभ पंत दब गए। ऋषभ पंत हर एक मैच में ही पहली बॉल से ही अटैक करके डोमिनेट करने की कोशिश करते रहे। शायद उनके मन में था कि वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, पर इसी वजह से वो हर एक मैच में सिंगल डिजिट में गेंदें खेल पाते थे और आउट हो जाया करते थे। ये जो एक क्रूशल मौके पर वर्ल्ड कप में फेलियर था, और फिर ये लगातार छोटे छोटे स्कोर जो हैं वो ऋषभ पंत के ऊपर दबाव बढ़ाते गए। अब जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है ना, तो लोगों की स्क्रूटनी उसकी सोशल लाइफ पे बढ़ जाती है। ऋषभ पंत हमेशा से एक फ्लैम्बॉयंट यंगस्टर रहे हैं और लोगों की आंखों में अब वो खटकना शुरू हो गया था। बस इस सब के चलते ऋषभ पंत टीम से बाहर हो गए। रिद्धिमान साहा इंजरी से वापस आ चुके थे, इसलिए वो टेस्ट टीम के विकेट कीपर बन गए, और केएल राहुल के अमेजिंग आईपीएल विकेट कीपिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से केएल राहुल लिमिटेड ओवर्स में इंडिया के विकेट कीपर बनने लगे। उनके बाद भी संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे बेंच पे बैठे हुए यंगस्टर्स विकेट कीपिंग के लिए इंडिया टीम में मौके का इंतजार करते रहे, और ऋषभ पंत कहीं ना कहीं पैकिंग ऑर्डर में नीचे जाते जा रहे थे, खासकर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। पर फिर ऋषभ पंत को मिला अपने करियर को चेंज करने का मौका। ऑस्ट्रेलिया में जो इस साल इंडिया की टीम गई थी, पहले टेस्ट मैच के बाद रिद्धिमान साहा इंजर्ड होके बाहर हो गए। ऋषभ पंत को टीम में लाया गया और पंत ने वहां पर एक बेहतरीन 97 रन की पारी खेलकर सिडनी टेस्ट मैच ना सिर्फ बचाया बल्कि ऑलमोस्ट जीत के दरवाजे तक इंडिया को पहुंचा दिया था। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके अगले टेस्ट मैच में वो इससे एक स्टेप आगे जाने वाले थे। चौथे टेस्ट मैच में गाबा के फोर्ट्रेस में ऋषभ पंत ने 360 का टारगेट चेज करती हुई इंडियन टीम को जीत दिला दी। अंत तक क्रीज पर रहे, 90s में एक बार फिर फिनिश किया, पर इस बार नॉट आउट फिनिश किया और इंडिया को मैच और सीरीज और शायद अपने इतिहास की सबसे ऐतिहासिक जीत दिलाकर वापस आए। बस हमारी मीडिया का जो क्लासिक टेंडेंसी होती है वो ये कि यहां से ऋषभ पंत को फिर से सर पे चढ़ाना शुरू कर दिया। ऋषभ पंत ने हालांकि अपना फॉर्म अगली इंग्लैंड सीरीज में भी कंटिन्यू किया, एक अर्धशतक और फिर आखिरी टेस्ट मैच में एक बेहतरीन 101 रन की पारी जो शायद इस सीरीज की सबसे डिफाइनिंग पारी थी, वो खिलाया, इंडिया को जीत दिलाई और पहुंचा दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। अब यही क्रिटिक्स जो पहले ऋषभ पंत को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि ये इंडियन टीम में खेलना डिजर्व ही नहीं करते हैं, वही क्रिटिक्स आज ऋषभ पंत को प्रेज करना शुरू कर चुके हैं। तो सवाल यह आता है कि क्या उस समय जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो गलत था, या अब जो प्रेज हो रहा है वो गलत है? मेरी माने तो ये दोनों ही गलत। ऋषभ पंत का जो हैवी क्रिटिसिज्म था वो भी अनजस्टिफाइड था, और ऋषभ पंत का जो ओवर द टॉप प्रेज है
वो भी अनजस्टिफाइड है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत वो प्रेज डिजर्व नहीं करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ पाए। जब एक यंगस्टर टीम में आता है तो उसके ऊपर दबाव होता है ना सिर्फ टीम को जिताने का, बल्कि अपनी जगह भी टीम में बनाने का। और वो जो बैलेंस होता है ना, बहुत ही फाइन लाइन होती है। वो फाइन लाइन अच्छे अच्छे यंगस्टर्स के लिए ट्रेड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऋषभ पंत से ये एक्सपेक्टेशन था कि वो वही फाइन लाइन लगातार ट्रेड करते रहे। वो एक्सपेक्टेशन इसलिए था क्योंकि उनके जो प्रीडिसेसर थे, जो उनके पहले उस रोल को निभाते थे, वो थे MS धोनी। सबकी उम्मीदें थी कि MS धोनी का रोल एकदम शुरुआत से ही ऋषभ पंत निभाना शुरू कर देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन है? मैं खुद भी एक MS धोनी फैन हूं और मैंने भी ऋषभ पंत को, जब वो अच्छा नहीं खेलते थे, उनको क्रिटिसाइज किया। पर वो क्रिटिसिज्म कभी भी उनकी पर्सनल लाइफ, उनके टेम्परमेंट, उनके होशो हवास पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। वो क्रिटिसिज्म सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटिंग होना चाहिए। आप कभी भी किसी इंडिया टीम में आए हुए क्रिकेटर को ये नहीं कह सकते कि वो वहां पहुंचना डिजर्व नहीं करता है। इंडिया टीम में पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने होते हैं ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। कितनी मेहनत करनी होती है बचपन से, किस लेवल का टैलेंट रखना होता है, ये हम जैसे क्रिटिक्स बहुत आसानी से कह तो देते हैं, पर जो ये सब करके वहां पहुंचा होता है, उसकी जितनी मेहनत हम और आप कर भी नहीं सकते। खैर, जब ऋषभ पंत की वो फेलियर्स हुए तो हमने बहुत जल्दी उन्हें नीचे गिराना शुरू कर दिया, क्योंकि हम उनकी परफॉर्मेंस को MS धोनी के कॉन्ट्रास्ट में देख रहे थे, ये भूलते हुए कि MS धोनी जैसा प्लेयर वंस इन अ लाइफ टाइम आता है। आप मुझे बताइए, क्या एडम गिलक्रिस्ट जैसा विकेट कीपर बैट्समैन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में कभी आ पाया है? ब्रैड हैडन, मैथ्यू वेड, टिम पेन, इनफैक्ट लूक रॉन्की भी ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट कीपर बैट्समैन हो चुके हैं, पर कोई भी गिलक्रिस्ट के आसपास आ पाया है? उन्हें छोड़िए, कुमार संगकारा की बात करते हैं। उसके बाद कितने विकेट कीपर बैट्समैन आए हैं? परेरा आए हैं, निरोशन डिकवेला आए हैं, प्रसन्ना जयवर्धने आए हैं, पर क्या कोई भी कुमार संगकारा के आसपास आ पाया है? तो फिर हम इंडिया में कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि MS धोनी को रिप्लेस करने वाला इमीडिएटली MS धोनी के लेवल परफॉर्म करना शुरू कर देगा? मैं फिर कहता हूं, ऋषभ पंत का जो क्रिटिसिज्म क्रिकेटिंग लेवल पे था वो अनजस्टिफाइड नहीं था, पर वो क्रिटिसिज्म जहां हम ये कह रहे थे कि एक तरफ MS धोनी है और दूसरी तरफ ऋषभ पंत है और कितना स्टार्क डिफरेंस है दोनों में, वो बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड था। MS धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इन जैसे खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलता है। दूसरी चीज, जब ऋषभ पंत अब अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं, तो ऋषभ पंत को अगला MS धोनी बोलना या अगला एडम गिलक्रिस्ट बोलना या कुछ और बोलना, क्या वो जस्टिफाइड है? मेरी नजर में बिल्कुल नहीं। ऋषभ पंत का एक अलग स्टाइल है खेलने का। MS धोनी का भी एक पर्टिकुलर स्टाइल था, एडम गिलक्रिस्ट का भी एक पर्टिकुलर स्टाइल था, और वो स्टाइल ड्यूरिंग द करियर अडेप्ट होता रहता है अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग प्लेइंग कंडीशन से, यहां तक कि उम्र के अलग अलग पड़ाव पे क्रिकेटर की बॉडी भी क्रिकेटर को अलग अलग तरह से खेलने के लिए मजबूर करती है। MS धोनी में वो चेंज सबने देखा है, ऋषभ पंत में भी वो चेंज आएगा। ऋषभ पंत अपना एक करियर का पाथ चुनेंगे जो एडम गिलक्रिस्ट या मार्क बाउचर या कुमार संगकारा या MS धोनी से बिल्कुल अलग होगा। हमें हर लेवल पे MS धोनी या एडम गिलक्रिस्ट से कंपैरिजन करना बंद होगा। ऋषभ पंत को अगला MS धोनी कहना बंद कीजिए। ऋषभ पंत को ऋषभ पंत ही रहने दीजिए। और मार्क माय वर्ड्स, जब तक आप ऋषभ पंत को ऋषभ पंत रहने देंगे, ऋषभ पंत इंडिया के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे। अब आते हैं एक और छोटी सी बात पे। कई लोग कहते हैं कि जिन क्रिटिक्स ने उस समय ऋषभ पंत को क्रिकेटिंग लेवल पे भी उनकी जो बैटिंग टेक्निक है, उनकी जो प्लेइंग स्टाइल है, उसके हिसाब से भी क्रिटिसाइज किया था, वो भी गलत है। मैं उसे गलत बिल्कुल नहीं मानता और मैं बताता हूं क्यों। ऋषभ पंत जब मिड टूर्नामेंट इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट बने थे, वहां से लेके जिस वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद वो ड्रॉप हुए थे, वहां तक ऋषभ पंत का अगर आप एवरेज देखें ना, तो करीब 27 का एवरेज था ऋषभ पंत का। वहां पे ऋषभ पंत अपने नेचुरल प्लेइंग स्टाइल को ध्यान में रखने के बजाय एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। जब वहां पर ऋषभ पंत ड्रॉप हुए, उनके करियर में वो स्टेज आया जहां पे उन्हें अपना गेम इवैल्यूएट करने की जरूरत महसूस हुई। तब ऋषभ पंत को समझ आया कि उनका नेचुरल गेम अटैकिंग है, पर वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें शुरुआत की कुछ गेंदें देखना, समझना और पिच को भांपना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद वो दुनिया के किसी भी बैट्समैन से कम नहीं होते हैं। और ये कई बैट्समैन के साथ होता है। हर एक बैट्समैन AB डिविलियर्स नहीं होता है जो किसी भी कंडीशन में इमीडिएटली आके हिट आउट करना शुरू कर दे। जब ऋषभ पंत को वो समझ आया, जब ऋषभ पंत के अंदर वो टेम्परामेंट और वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ओन गेम डेवलप हुआ, और फिर जब ऋषभ पंत ने वापस की, तो आपको पता है वहां से ऋषभ पंत का अब तक का करियर एवरेज क्या है? 58 का, यानी डबल से भी ज्यादा।
इसलिए क्रिकेटिंग क्रिटिसिज्म ऋषभ पंत का बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड नहीं था। जिसने भी उनकी क्रिकेटिंग टेक्निक, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ओन गेम पर सवाल उठाए थे, वो बिल्कुल जस्टिफाइड थे। और उसी का नतीजा है कि हमें वर्जन 2.0 ऑफ ऋषभ पंत अब दिख रहा है। वो वर्जन जो शायद सालों साल तक इंडिया टीम को मैच जिताता रहे। इसीलिए क्रिटिसिज्म भी जरूरी होता है और प्रेज भी जरूरी होता है, पर तब तक जब तक वो पर्सनल अटैक ना हो जाए। हमने जब पृथ्वी शॉ की टेक्निक पर एक वीडियो किया था तो हमने उसमें एंड में यही कहा था कि इस समय आसान होगा पृथ्वी शॉ के बारे में पर्सनल कमेंट्स करना, उनको टारगेट करना, उनको एकदम नीचे गिरा देना। पर हमें इस मौके पर उनको उनके जो टेक्निकल चेंजेस है उनकी बैटिंग में वो करने देना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो टीम में वापस आ पाए। इनफैक्ट रविचंद्रन अश्विन ने भी कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि अगर हम अपने प्लेयर्स को नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाना शुरू कर दें तो शायद वो और बेहतर परफॉर्म करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा उनकी तारीफ करें। जब वो क्रिकेटिंग लेवल भी गलत खेलें तो हम उन्हें पॉइंट आउट भी करें, बस पर्सनल ना हो। और सबसे बड़ी बात, आने वाले हर ऋषभ पंत को हम सिर्फ ऋषभ पंत ही रहने दें, क्योंकि MS धोनी या तेंदुलकर या विराट कोहली एक ही बार आते हैं। और अगर ऐसे ही खिलाड़ी एक जनरेशन में एक बार भी आते रहे तो इंडियन क्रिकेट आगे ही बढ़ेगा। होपफुली मैंने अपना पॉइंट ठीक से पुट अक्रॉस कर दिया, पर फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एशिया कप दोनों को एक साथ मैनेज कर सकता है, दो अलग अलग टीम्स भेज के, और क्या होना चाहिए उन टीम्स का कॉम्बिनेशन अगर एक ऐसा पॉसिबल सिनेरियो जनरेट होता है। उस वीडियो को देखने के लिए क्रिकशाला को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट क्रिकशाला। हम आपके सपोर्ट के बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही।